हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास 10th का भाग 2 वर्णिका जो भाग 2 है उसका हम चैप्टर 1 कवर करेंगे। बिहार बोर्ड का है, तो आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनिए और अच्छा मार्क उठाइए। तो पहला चैप्टर है आपका दही वाला मगम्मा, जो कि कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। और इसका जो अगर हम बात करें लेखक का तो श्रीनिवास जी लिखे हैं। तो चलिए पहला चैप्टर कवर करते हैं। तो यह पहला चैप्टर है। तो अगर आपके पास ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा ले और पेन कॉपी लेकर बैठो, क्योंकि कुछ ऐसा बीच में मोड़ आ जाएगा कि आपको नोट करना पड़ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में काम आएगा आपको, ठीक है। इसलिए पेन कॉपी लेकर बैठे। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, दही वाला मगम्मा, जिनका लेखक है श्रीनिवास। तो श्रीनिवास जी के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पेन कॉपी लेकर नोट बनाओ। तो सो स्टार्टेड। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अय्यंगार है। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का मृत्यु हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में से उल्लेखनीय योगदान दिया। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन शन्ना केथुगुल को सन 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया। उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। यह कहानी कन्नड़ कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभाल ली गई है। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। तो अब हम जान लिए श्रीनिवास जी के बारे में। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पेन कॉपी लेकर आप तैयार हो जाइए। तो सो स्टार्टेड। पेन कॉपी ले लो और नोट बनाओ। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का, दही वाला मगम्मा। मगम्मा वर्षों से हमें बारी से दही दिया करती है। बेंगलोर की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं, पर लगता है कि बेंगलोर में ऐसी बारी का रिवाज नहीं। आमतौर पर जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी, बहुत बढ़िया है कहती है। हमें आवश्यकता होती है तो हम ले लेते हैं और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते हैं। यह हमारी उसकी बारी की रीति है। वह अबलूर के पास किसी गांव की है। उसकी गांव का नाम शायद वेकेंटपुर या कुछ ऐसा ही है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाते बार भी हमारी तरफ से ही जाना होता है। मैं उससे ज़रा अच्छी तरह बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही ख़त्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती है। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती। न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांगकर खाकर गांव जाती। ऐसे मौक़ों पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना सुख दुख भी बताया करती। मुझसे भी सुख दुख पूछती। मुझे भला क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हारे में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपनी अनुभव की बातें सुनाती। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किसी ढंग से चलना चाहिए। मगम्मा मुझे अच्छी लगती। मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई। कोई 1 महीने पहले ही बात है। मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी। मेरा बेटा बोला, हाँ लूँगा और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया। मगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दही निकाल और उसकी हथेली पर डाल दिया और बोली, जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। इतने में माँ आ गई। मगम्मा बोली, माँ जी, सोने जैसा बेटा पैदा किया है। जैसे गुण तुम्हारी है वैसे ही उसे मिली है। पर इन सब से क्या, लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी।
अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, उसे ही बात यह पता नहीं होगी कि अम्मा जिंदा है या मर गई है। मैंने पूछा, मगर माँ क्या हो गया? बेटे ने तेरे बात नहीं मानी। वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भानवरे लेकर आया। पति ही जब बात नहीं पूछता तो बेटा क्या सुनेगा। पर मैंने पूछा, तेरी घरवाली ने तो तेरी बात नहीं मानी क्या? वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो गया समझाता रहा, मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी चुप रही, और घरवाला तो है। सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही, पति खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, जब मैं घर अकेली रहती है तब के लिए यह ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितना बड़ी बात कह रही है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। मैं बोली, हाँ मगम्मा, तुम्हारी बात 16 आना सच है। बाद में मगम्मा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण है। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है, दावा करने से तो मशान ही जगता है। ऐसी लोगों की बातों नहीं सुननी चाहिए। कोई न कोई स्वाद की चीज़ बनाकर दीजिए। आँखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहनकर ओढ़ कर दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, एक बार बार मत मंगवाइए। पैसा जोड़कर ज़रूरत पड़ने पर 1-2 रुपये उन्हें थमा दीजिए। ये है सबसे बड़ी टोने टोटके। घर वाले ऐसा करे तो घरवाला घर में कुत्ते की तरह रहता है, अगर ऐसा न करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मगम्मा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। 2 इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। कोई 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा, क्यों मगम्मा, ऐसी क्यों हो? वह बोली, क्या बताओ माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को भी ज़रूरत नहीं। यह कहकर उसे अपने पल्ले से आंसू पूछी। मैंने पूछा, क्या हुआ? बेटे ने कुछ कह दिया? उसने कहा, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। तो मैंने कहा, क्यों री राक्षस, इस छोटी सी बच्चों को क्यों पीट रही है? तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी, खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उससे कह दिया, मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, आने दे तो उसे। वह महाराजा घर आया। उससे मैं बोली, देख भैया, इसने बेमतलब में अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा। मैंने मना किया तो मुझे ही 4 सुनाती है। तू जरा अपने घरवाले को अकल सिखा। इस पर बोली, मुझे क्या सिखाएंगे? लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं है? तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया। मुझे क्या अकल सिखाने चली है? जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ। उसे कुछ कहा तो पलटकर जवाब देती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस पर वह बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ते हो? तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती हुई ही हुई। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरे मुंह से निकल ही गई। क्या कहता है रे, बीबी ने तुम पर जादू फेरा है? वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है। बहुत अच्छे। कल वह कह दे माँ को निकाल दो तो तू निकाल बाहर करेगा। इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता है माँ, अगर तुम यही कह तो घरवाली रहेगी तो
मैं नहीं और मैं रहूँगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन दे? मैंने पूछा, मुझ बेसहारा का क्या बनेगा? तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? मैंने पूछा, तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊँ? इस पर उसने साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगले दिन मगम्मा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं देख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा, झगड़ा निपट गया कि नहीं? इस पर उसने जवाब दिया, वह निपटनी देगी क्या? कल दही बेचकर गए तो मेरे बर्तन भांडे अलग रख दिए थे, एक दिन कोठली में रागी और एक दिन में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पांव सवारी बैठी थी। आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा? मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खाया। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी? ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए मैं ही क्यों जबरदस्ती करूं? अलग ही रहने लगी माँ जी। रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उसी बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं उस बच्चे से बात न कर पाऊँ। इतनी सी बात है, कैसे रामायण बनाती जा रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, पर मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती थी। इधर उधर के कुछ बातें करके मैंने मगम्मा को विदा किया। बाद में 2-1 दिन मैंने वह बात उठाई ही नहीं। ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी है। एक दिन उसी ने पूछा, माँ जी, आप जो मखमल पहनती है ना, वह कैसे गज मिलती है? मैंने पूछा, क्यों मगम्मा? तो वह बोली, इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा जोड़ती रही, अब भला क्यों जोड़ो? मैं भी इस मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा, एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगती है मगम्मा। उस दिन मगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वही सिलने दे दिया। दूसरे दिन पहनकर आई, मुझसे कहने लगी, देखिए माँ जी, मेरा श्रृंगार घर वाले की रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वह तो किसी के पीछे लगा था। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया है, अब कैसा है मेरा श्रृंगार? मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण सुख से मगम्मा को जरा मति भ्रम हो गया है। जब ज़्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है। मैंने कुछ न कहा, पर सोचा इस जैकेट के कारण किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। उसने गांव का एक लड़का बेंगलोर में पढ़ रहा था। वह फरिंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसा की तरह जरा नफासत से लाकर टाई पहनता था, जरा शौकीन था। उसने एक दिन मगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली? तब मगम्मा ने कहा, क्या रे लड़के, यूं बढ़ कर बातें कर रही है? तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती? दोनों में तू मैं हो गई। पास खड़े 4 लोग हंस पड़े। अगले दिन मगम्मा ने ही यह बात मुझे सुनाई। दूसरों की बात तो दूर, उस बहू ने भी मगम्मा को सुनाती हुए कहा था, बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी है। मगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल, करे झुमके और कान की जंजीर, गंठी और तगरी सब दिया था। बाद में भी साल के साल कोई न कोई गहना बना देती थी। वह तो बहू को याद नहीं रहा। मगम्मा उसकी बात सुनकर 1-2 बार तो चुप रही, बाद में वह अपने को रोक न पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया,
तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरी जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैंने उसे कुछ नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? करे, कर्णफूल, झुमके, पदक, क्या यह सब मेरे दिए हुए नहीं है? बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वह बोली, अब तो घरवाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो, अब कर्णफूल और तगरी पहनोगी? ले जाओ, पहन लो। बैठे पति ने उससे कहा, क्यों रे, तू बकवास किए जा रही है? फिर माँ से बोला, माँ, मैंने तुम लोगों को झगड़ा पसंद नहीं करता, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। मगम्मा बोली, माँ जी, रास्ता चलने वाले भी इस तरह से बात नहीं करती, चाहिए तो जेवर लेकर चले जाओ। कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मढ़ दिया। अब यह जन्म किस लिए? यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। भला यह सब क्या हो रहा है? बात मुझे बाद में समझ में आई। जहाँ भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बात भी बड़ी हो जाती है, बेकार के झगड़े उठ खड़े होती है, उससे संबंधित सभी लोगों को बेसाहाब दुख उठाना पड़ता है। कुछ दिन बाद एक दिन मगम्मा बोली, माँ जी, आप बहुत भले हैं, मेरे पास थोड़ी से पैसे रखी है, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए, उन पर कई लोगों की आंख लगी है। मैंने पूछा, ऐसा क्या हो गया? वह बोली, माँ जी, कल ही की बात है, हमारे गांव में रकम्पा नाम का एक आदमी है, वह कभी कभार जुआ उआ खेलता है, बड़ा शौकीन तबीयत का है। मैं अब दही लेकर आ रही थी तो कहीं से पटक पड़ा और पूछने लगा, क्यों मगम्मा, अच्छी तो हो? मैंने कहा, क्या अच्छा क्या बुरा, जो है तुम्हें पता नहीं? वह बोला, हाँ भैया, तुम्हारा कहना ठीक है, आज के ज़माने में भला कौन दुखी है, आजकल के लड़कों की जबान का क्या ठिकाना। हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है, और कह भी दिया, क्या कर सकते हैं। वह ऐसे ही साथ चला आया। रास्ते में अमराई का कुआं है, वहाँ से गुजरते समय मुझे डर सा लगा। मैंने सोचने लगी, पता नहीं यह क्या कर डाले। आंटी में काफ़ी पैसे थे, कभी इसी के लिए तो पीछे नहीं आया। वह बोला, जरा चूना दोगी? मैंने दे दिया। वह लेकर चला गया। आज भी आते समय वही आकर मिला। माँ जी, इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला, मगम्मा, मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी? इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। मैं बोली, अरे भैया, मेरे पास पैसे कहाँ है? तब वह उसने कहने लगा, जाने दो मगम्मा, क्या हमें पता नहीं, पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद वही बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू के लिए कोई न कोई चीज़ वस्तु बनवाती रहती थी। अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है। मैंने मगम्मा से कहा, मैं अपने घरवाले से पूछकर बताऊंगी। मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मगम्मा ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहने लगी, माँ जी, जरा भीतर चलो, गिन लो। मैं बोली, मैंने अभी उनसे पूछा नहीं, अभी रखे रहो, फिर ले आना। मगम्मा कहने लगी, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी, आज भी रकम्पा आया था अमराई के पास तक, कहने लगा, जरा बैठो मगम्मा, ऐसी जल्दी क्या है? मेरे पास ये पैसे भी थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं नहीं रुकती तो वह जबरन बाँह पकड़कर बैठा लेता। इस डर से बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें करता रहा। बाद में मेरा हाथ पकड़कर बोला, मगम्मा, तुम इतनी अच्छी हो, जवानी में भी घर वाले ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था, बाद में भी किसी और ने इस हाथ को नहीं पकड़ा, आज इसने आकर पकड़ा।
मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा, क्या बात है रकम्पा, आज बड़े रंग में हो? मेरा अच्छा फन देखने को तुम मेरे घर वाली हो क्या? कहते हुए उठकर तेजी से चले आई। माँ जी, कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। जिसने मरबे के तले बैठकर मोर बांधकर गठबंधन करके हाथ थामा वह तो कभी का चला गया। भरी जमानी में घर वाले ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाते कि घर वाले ने तो पसंद नहीं किया, पर कोई तो पसंद करने वाला मिला। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घर वाले से भी ज़्यादा हक के साथ पकड़ लिया था। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन दुखी होती जा रहा है, इसलिए मैंने कहा, यह सब फजीहत काहे का मगम्मा, चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रहकर क्यों नहीं जाती? मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दे तब ना। बेटे से यह सब बता दो। हाय राम, हो हल्ला करके मेरी बहू तो मुझे जाति से ही बाहर कर देगी। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ। कल अपने उसने पूछकर रखिएगा, कहकर मंगम्मा चली गई। 1 घंटे बाद फिर आकर बोली, माँ जी, आज एक बात हो गई है। क्या? बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरी में रख ली थी। मंगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को उसके पास वह आने नहीं देती, इसलिए मुझे यह समझ में न आया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा, किस बच्चे के लिए? और कौन सा बच्चा माँ जी? मेरा पोता ही तो। तुम्ही ने तो कहा था कि वे तुम्हारे पास नहीं आने देती है। उसकी माँ तो मना करती है, पर बच्चा क्या रुक सकता है? आंख बचाकर आ ही जाता है। कभी कभी जरा दूध पी लेता है, कभी दही मांग लेता है। थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता है। जरा भी शोर मचाता है तो तेरी माँ सुन लेगी कहते ही चुप हो जाता है। बच्चों का खेल ही तो असली खेल है। उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी। वह सुकरापुर है ना, उधर से आ रही थी। वहाँ एक आम का पेड़ है ना, उस पर बैठा एक कौवा झट से मिठाई की पुड़िया उठा ले गया। आज कैसी नसीब बात हो गई। एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। यह बात नहीं है माँ जी, कहते हैं कि कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा। उससे क्या होता है? कहते हैं कि उससे जान का खतरा हो जाता है। मुझे लगा कि मेरे पूरे दिन हो चले। बाद में यह सोचकर खुशी भी हुए कि चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है, जल्द से भगवान के चरणों में पहुंच जाओगी। जो भी हो आज ही हो। तुम भी कैसी पागलपन की बात कर रही हो। पहले तो कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए, ऐसी रख कर लाओ। अगर वह उठा ले जाए तो कहो कि जान का खतरा। यह कौन सी अकल की बात है? जाओ, चुपचाप घर जाओ। तो आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं है? डर वर कुछ भी नहीं। जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है। दोबारा उस बारे में मत सोचो। हंसते हंसते घर जाओ। मंगम्मा चली गई। मैं उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हुई। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है और लालसा छोटी नहीं। जीवन की प्रति एक विचित्र सी ऊब, फिर भी मरने की इच्छा नहीं और अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं। हम सोचते हैं ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं, कोई लुकाव छिपाव नहीं, तो भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों के परते हैं। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है। मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है। मंगम्मा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया। अब पोता अपनी माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया है। वह बहुत खुश थी। उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बित्ते भर का छौरा है, माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या है? कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा। इतने दिन चोरी चोरी आया करता था। जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया और कोई चारा न देखकर मैंने कहा, जा बेटा। उसके बाप ने भी आकर बुलाया, पर मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरी पास ही रह गया। माँ जी 10 दिन से अकेले घर में सोती थी। जरा डर भी लगता था। जो भी हो, मर्द का बच्चा है। देखो भगवान ने उसको
कैसी अकल दी। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया और यह बित्ते भर का पोता मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो कहकर आ ही गया। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाया। लाख जोर लगाने पर भी वह नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा कहकर उसे उसकी माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया। जब वह भीतर चला गया तब मैं यहाँ आई। अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगी? अरे माँ जी, क्या उसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया है? पास रहे तो मारने को मन करता है। देखो माँ जी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहू सुंदर है। अब दूर से देखती हूँ तो उसकी भौएं चढ़ी ही रहती है, वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है। इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लड्डू है। वह भी ऐसा ही है। तब यह पता नहीं चलता था कि घर आता है और कब खेत पर जाता है। मैं अब घर के दरवाजे पर बैठी यह देखती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया? माँ जी, उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा ना। यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने लगोगी तो मेरे साथ ही चला आएगा। 9 महीने पेट में रखकर पीर सहकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देंगे? मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उनका झगड़ा निपट जाएगा और सभी सुखी रहेंगे। हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया, पर उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलुरु जाऊंगा कहकर जिद पकड़ ली। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा और गोद में पोती को लेकर 3 मील चलना असंभव था। उसकी समझ में न आया कि क्या करे। बेटे और बहू ने आकर समझाया, उस दिन हमसे गलती हो गई। तुम भी गुस्सा करके यूं ही रहोगी तो कैसे चलेगा माँ? गांव के 4 बड़े बूढ़ों ने भी उसे समझाया। वह भला क्यों आना बड़प्पन खोती। मगम्मा अपनी इच्छा से ही फिर खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी, परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़ी बैठा था। इसलिए एक दिन नया प्रबंध शुरू हुआ। शुरू से ही दूध दही का व्यापार मगम्मा के हाथ में था। बहू के आने पर भी मगम्मा ने उसे अपने हाथ में ही रखा। जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने पकाने की जिम्मेदारी भी उस पर पड़ती है। वास्तव में बात यह है कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ आते थे। अब पोते से सदा दादी के पास रहने की हट पकड़ी थी। बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो? भला कितने दिन यह काम कर सकोगी? घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो। दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ। ठीक है, कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं चली जाऊंगी, रोज जाने का काम तुम ही करो। एक दिन सास बहू दोनों आई। एक की गोद में बच्चा था, दूसरे के सिर पर मटकी वाला टोकरा। यही है माँ जी मेरी बहू। बुढ़िया बेचारी अकेले क्यों रहे सोचकर इसने फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो, मैंने भी मान लिया है, आगे से यही दही बेचने आएंगी। यह बताकर मगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैंने सास और बहू से बात करके और संयम से काम लेना चाहिए कहकर तो बातें अकल की समझाकर दोनों को पान सुपारी देकर भेज दिया। आजकल वह बहू ही दही लाया करती है। सास के बारे में इतना सब सुना, अब बहू क्या करती है यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई। इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नजम्मा, तू तो बड़ी समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है? सास को निकाल देने को मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी? सास हो जाने का मतलब सब बात उनकी ही रहनी चाहिए क्या? अपने बेटों को मर्द भी न माने तो वह ना मर्द नहीं हो जाएगा। यह मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला मैं घर कैसे चलाऊँ? यह ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया है, पाला पोसा है, चाहे तो वे ही अपने बेटे पर अपना हक रखें। मैं चुप रहूँगी, पर मैं अपने बेटों को भी मार नहीं सकती, तो मैं कहाँ की बहू रही? बेटा तुम्हारा है,
जानते हुए पिटना जरूरी है क्या? मारना प्यार करना तो चलता है, पर जब मारने पर पूछते हैं कि क्यों मारते हैं, तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछते। इसलिए इन सब से कौन माथा पच्ची करे। मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। बहू होकर मैं अगर एक बात न कह सकूं, एक थप्पड़ न लगा सकूं, तो मेरा घर चलाना किस काम का। मुझसे मंगम्मा ने जब अपनी बात सुनाई थी तब लगा था कि उसकी बात सही थी। अब इसने अपनी बात कही तो लगा कि इसकी बात सही है। मैंने पूछा, तो अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली? अब पहले से जरा ठीक है? जो भी हो जरा संभल कर चलना ही पड़ता है। अगर झगड़ा करूँ तो मेरी सास पता नहीं किसे सारे पैसे दे डाले। हमारे गांव में रकम्पा नाम का एक आदमी है। जब मेरे सास अलग थी तब उसने मेरी सास से कर्ज मांगा, अब देने को तैयार हो गई थी। यहाँ रकम्पा से ही पता चला था। तब मैंने बच्चे को सिखाया, तू अपने दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है, हमारे घर कदम मत रखना। झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब किया माँ जी। तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया, बच्चा भी गया, मैंने भेज भी दिया माँ जी। यह सब बताने की बात थोड़ी ही है, आदमी लोग यह बात कहाँ समझते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मंगम्मा भी अक्ल से कुछ कम नहीं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी है। माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का ही किस्सा है। इसकी हार जीत क्या होगी यह कहा नहीं जा सकता। पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाली मगरमच्छ की सी दशा बहू की है, ऊपर से बाह पकड़कर बचाने की दशा माँ की है। बीच में बच्चों की चेष्टा करने वाले को कष्ट होता है। गांव में यह बात दही बेचने वाली मंगम्मा के घर में है तो शहर में दही लेने वाली मंगम्मा के घर में भी है। यह नाटक चलता ही रहता है, इस नाटक का कोई अंत नहीं है। यह चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पेन कॉपी लेकर नोट बनाए होंगे। तो अब इसमें 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। हम 6 क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, जो इसमें भी आए है, यानी कि जो बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाता है वही हम बताएंगे। वैसे अगर 6 क्वेश्चन याद करके कोई फ़ायदा नहीं, इसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, जो यानी कि पूछा जाता है बस वहीं पर बात करेंगे। तो हम यह सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे बताएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय। देखो बाबू, अगर 10th क्लास में आपको फर्स्ट डिवीज़न करना है तो थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो ध्यान से पढ़िए और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।